हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड पर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज स्टडी प्लान। अब डेफिनेटली काफी सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया 30 डेज के अंदर सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, इतना मैं भी जानता हूं कि 30 डेज के अंदर तो एसएससी का सिलेबस कवर करना ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्रेंड्स ये आप अच्छे से जानते होंगे एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और जो स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसके अकॉर्डिंग आप 30 डेज के अंदर ही सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। बस शर्त यह है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस स्टडी प्लान को डेडिकेशन के साथ फॉलो करिएगा। मजा आ जाएगा, एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, सीएचएसएल एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो आपको डिटेल से प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। साथ ही हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर करीब 4 घंटे का वीडियो आपको डिटेल से प्रोवाइड किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही सीएचएसएल एग्जाम के लिए हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का देख लीजिएगा और सभी पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंपोर्टेंट टाइम टेबल के रिगार्डिंग वीडियो आ रही है, चैनल के ऊपर बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी चीजें भी इसी स्टडी प्लान का पार्ट है, इसलिए मिस मत करिएगा। तो चलिए भाई फटाफट स्ट्रेटजी की तरफ पढ़ते हैं। 30 डेज स्टडी प्लान है। उससे पहले एक बार सीएचएसएल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न अपने दिमाग में उतारते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है। एक बार इसको समझिए, हालांकि आपको पता ही होगा। सीएचएसएल के एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले, जिससे एक हमारा जनरल अवेयरनेस है। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 200 मार्क्स का आपका कंप्लीट एग्जाम रहने वाला है। 1 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन मतलब 60 मिनट है। साथ ही 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इस एग्जाम पैटर्न में आपने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें नोट की होंगी, जिसमें से सबसे बड़ा पॉइंट है ये 1 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, जहां पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है। एग्जाम में बड़ा चैलेंज बन के आपके सामने उभरेगा कि भाई 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर कैसे सोल्व करें। माइंड के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी स्पीड लेकर आनी पड़ेगी। क्वेश्चन को किस तरीके से फास्ट तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी एक बड़ा चैलेंज आपके सामने बन के उभरेगा। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बता रहा हूं। हमारे इस 30 डेज स्टडी प्लान का सबसे पहला पॉइंट है स्टडी टाइम ड्यूरेशन। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है कि भैया अगर सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है तो डेली हमें कितना टाइम प्रिपरेशन को देना चाहिए। मेरे इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको डेली 6 घंटा डेडिकेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा। और ये 6 घंटा केवल सेल्फ स्टडी है, मतलब आपको 6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। अगर आपको क्लासेस वगैरह लेने की जरूरत है, आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आपको इस 6 घंटे में और भी ज्यादा टाइम ऐड करना पड़ेगा। और आपको पता है, अगर आपको सेल्फ स्टडी या फिर क्लासेस को एक साथ मैनेज करना है तो किस तरीके से करना है, बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप 1 घंटे की कोई क्लास ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 घंटे की कोई क्लास ली, उसका 1.5 गुना 1.5 घंटा मतलब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, जो आपने क्लास में पढ़ा है फिर लेक्चर में पढ़ा। तो भाई 6 घंटा तो कम से कम इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस लेते हो तो इस 6 घंटे में उस टाइम को ऐड करना पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। क्लियर हुआ है। लेकिन मेरा जो ज्यादा बिलीव है वो सेल्फ स्टडी के ऊपर है। सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। बात करते हैं एग्जाम लेवल के बारे में। बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि भैया सीएचएसएल एग्जाम का लेवल क्या होता है। इसका लेवल मैंने बहुत डीप तरीके से एनालाइज किया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, तब जाके मुझे इसके लेवल का पता चला है। तो जो एग्जाम का लेवल होता है ना, वो 30% तो बिल्कुल इजी एग्जाम आता है। मतलब अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं जाते, फिर भी क्वेश्चन पेपर का 30% आप बहुत ही आसानी से सोल्व करके बैठ जाओगे, बहुत ही फास्ट तरीके से। क्वेश्चन पेपर का 50%
मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है, यानी कि उलझाने वाला नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आप आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। ज्यादा हाई लेवल की प्रिपरेशन अगर आपने नहीं की, हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आप उस 50% को आसानी से सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन पेपर का 20% हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ आता है, टफ भी नहीं कहेंगे, इसको लेंथी कहेंगे, यानी कि आपको उलझा लेता है, एंगेज कर लेता है, आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हो, आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो 20% ही लेंथी आता है, बाकी आप 80% क्वेश्चन पेपर को आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये लेवल होता है, घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत भयंकर आता होगा CHSLA का एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आता है आपका 30, 50, 20 के एवरेज से आता है। क्लियर है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के बारे में कि आपका एग्जाम मई के अंदर होने वाला है, तो आपको बचे हुए टाइम में कौन कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग कराने में मदद करेगा। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक होता है ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर आपको जब सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सामने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। और जब भी जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना शुरू करो तो भाई इसको 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि हर एक पार्ट की अपनी वैल्यू है। जनरल अवेयरनेस के एक पार्ट है हमारा भाई करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से एग्जाम में 8 से 12 क्वेश्चन गारंटीडली हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो भाई करंट अफेयर को एज अ अलग सेक्शन, एज अ डिफरेंट सेक्शन, इसको पूरी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कम से कम लास्ट 12 मंथ्स के आखिरी साल के करंट अफेयर के ऊपर आपको फोकस बनाते हुए चलना पड़ेगा। और करंट अफेयर की प्रॉब्लम मैंने आपकी सोल्व कर ही रखी है। एवरी संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो आता है, फॉलो करते रहिए, करंट अफेयर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और करंट अफेयर के लिए बहुत ही जल्द लास्ट 12 मंथ्स की मैराथन भी लेकर आने वाला हूं। स्टैटिक जी के इंपोर्टेंट पोर्शन है, 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में CHSL एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके को भी आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी कि टॉपिक वाइज जो जीके होता है। साथ ही जनरल साइंस जिसमें हमारा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होता है, इससे भी 6 से 8 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जाते हैं। तो भाई जनरल साइंस को भी एज अ अलग सेक्शन आपको इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी। साथ ही भाई जनरल नॉलेज से मेरा मतलब है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो हमारे सेक्शन है, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप काउंट करके देखिएगा 25, 26, 24 का ही एवरेज आएगा क्वेश्चंस का। तो भाई ये आपको कवर करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस को अलग अलग कवर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक तरफा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। दूसरा फोकस सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट हो गया हमारा वोकैबुलरी, इसलिए इसको अलग कर रहा हूं क्योंकि वोकैबुलरी से एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जाएंगे, जैसे कि 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 2 क्वेश्चन एंटोनियम, 2 क्वेश्चन सिनोनियम, 2 क्वेश्चन इडियम फ्रेज, 2 क्वेश्चन आपका स्पेलिंग टेस्ट से भी आएगा। तो भाई वोकैबुलरी को भी एज अ अलग सेक्शन मान के मेहनत करेगा इसके ऊपर। साथ ही हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक वाइज हो गया, जिसमें आपको वॉइसेस पढ़ना पड़ेगा, नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कंजक्शन आपको पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक अलग से कवर करने होते हैं। तीसरा हमारा फोकस सेक्शन हो जाएगा एडवांस मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। साथ ही एडवांस मैथ का पोर्शन आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के ऊपर आप ठीक ठाक एवरेज भी मेहनत करोगे तब भी आप सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। लेकिन जो टफनेस देखने को मिलेगी ना एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर, एडवांस मैथ में आप उलझोगे। एडवांस मैथ के ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, वरना 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, मेंसुरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई एडवांस मैथ के ऊपर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि CHSL एग्जाम में पूछे जाता है। अब यार टॉपिक को लेकर माइंड में डेफिनेटली कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पढ़ें। तो एक PDF अभी मैंने आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए, SSC का कोई भी एग्जाम हो ना, ज्यादातर यही वेटेज रहता है। CHSL एग्जाम के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स है ना, वो मैंने इसमें रख दिए, जैसे कि इंडियन कल्चर से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, इंडियन हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये पूरा मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये पूरा वेटेज क्वेश्चन का आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही पूरा रीजनिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे रीजनिंग का और साथ ही क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, अच्छे से कवर करने सभी टॉपिक्स।
पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड कर लीजिएगा वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप से। तो भाई ये हो गया हमारा फोकस सेक्शन। अब जो हमारी 30 डेज स्टडी प्लान है ना, वो यहीं से ही शुरू होता है एक तरीके से। शुरुआत में ही बताया 30 डेज में तो कोई सिलेबस कवर भी नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारा प्लान थोड़ा सा अलग है। अब बात करते हैं कि भाई प्रिपरेशन करना कैसे शुरू करें। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, तैयारी करना कैसे शुरू करें। 30 दिन को टारगेट कर लीजिए, हालांकि टाइम आपके पास ज्यादा है। अब शुरुआत करनी है आपको वीक टॉपिक से, वीक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पता चला कि भाई सीएचएसएल का एग्जाम मई मंथ में है, तो शुरुआत से सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस उठा के लग गए, आप सिलेबस को कवर करने की दौड़ में लग गए। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपका एग्जाम मई में है, आपको पता है, आपको शुरुआत करनी है सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक से। आपको यह देखना है कि भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक है सेक्शन वाइज जो मेरे वीक है, जिनमें मैं वीक हूं, जो मुझे नहीं आते। मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, परसेंटेज के अंदर क्वेश्चंस के कौन कौन से टाइप हैं जिनमें मैं हमेशा उलझ जाता हूं, जो मैं सोल्व नहीं कर पाता। ऐसे रीजनिंग में, इनपुट आउटपुट में मैं वीक हूं, आर्गुमेंट में मैं वीक हूं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, तो पहले उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है? अब 4 पेज ले लीजिए या फिर एक पेज के ऊपर 4 पोर्शन डिवाइड कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। जनरल अवेयरनेस के सभी वीक टॉपिक निकालिए सेक्शन वाइज। अब वीक टॉपिक कहां से ले? जनरल अवेयरनेस की कोई भी बुक ले लीजिए, शुरुआत करिए और साथ ही सीएचएसएल का सिलेबस लेकर बैठ जाइए। बुक को खोलिए, हिस्ट्री का सेक्शन खोलिए, हिस्ट्री खोली, देखा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कि यार ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है, सबसे पहले इसको कवर करूंगा। इस टॉपिक को नोट कर लिया, ये मेरा वीक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक वैदिक सिविलाइजेशन है, ये अच्छे से क्लियर है, इसका मुझे पता है, तो इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक देखा मगध साम्राज्य है, वैसे आधा अधूरा मेरा क्लियर है, लेकिन हरियंक जो डेंस्ड है वो मेरा क्लियर नहीं है, उसको नोट कर लिया। बाकी मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा है, धनानंद के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन आपको लगा कि यार जो अलेक्जेंडर सिकंदर भारत आया था उसके बारे में मेरे डाउट क्लियर नहीं है, उसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, ये मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो उसी वीक टॉपिक को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा है, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा है, लेकिन समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, समुद्रगुप्त ने क्या क्या किया, कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से सिक्के चलाए, ये मुझे नहीं पता, तो उसी टॉपिक को नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही भाई ज्योग्राफी के टॉपिक नोट कर लिया, ऐसे ही पॉलिटी के कर लिए, और ऐसे ही भाई आपके मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के सभी वीक टॉपिक आपको निकालने हैं सबसे पहले। ये नहीं कि जो आता है उसको भी रट्टा मारते जा रहे हो, उसको भी रिवाइज करते जा रहे हो, रिवीजन करेंगे, आगे करेंगे। ऐसे आपको मैथ्स के निकालने हैं। मैथ्स का पहला टॉपिक देखा कि भाई प्रतिशत है, परसेंटेज है। परसेंटेज की मैं क्वेश्चन सोल्व तो कर लेता हूं, लेकिन आपको परसेंटेज के वो क्वेश्चंस निकाल लेने हैं जो आप हमेशा उलझते हो जिनमें। जैसे कि परसेंटेज में एक टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर x की सैलरी y से इतनी ज्यादा है, इतने परसेंट ज्यादा है, तो y की सैलरी कितने परसेंट कम है x से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, तो आपने क्वेश्चंस का वही टाइप नोट कर लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर पहले मुझे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कर लिया, ऐसे ही आपने डिस्टेंस का कर लिया, ऐसे आपने टाइम एंड वर्क का कर लिया। ऐसे रीजनिंग के सभी वीक टॉपिक, ऐसे इंग्लिश के सभी आपको वीक टॉपिक करने हैं। तो आपको सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक सेपरेट कर लेने, आपको अलग निकाल लेने हैं। और जब आप इन 30 डेज को टारगेट करो, शुरुआत आपको केवल वीक टॉपिक से ही करनी है। पहले आपको अपनी वीकनेस निकालनी है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, और तभी आप 30 डेज के अंदर किसी भी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने लायक बनोगे। वरना अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हो कि कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और सिलेबस को शुरू से लेकर रिवाइज करने लग गए, तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार कमियां आपके अंदर तभी रह जाती है। तो सबसे पहले अपनी कमियों के ऊपर आक्रमण करो, जो जो वीकनेस है ना उनको सबसे पहले निकालो, और वीकनेस निकालने का इससे बेटर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले वीक टॉपिक्स को नोट करिए और वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। बहुत ही जल्दी, कम से कम टाइम में आप इन सभी वीक टॉपिक को प्रिपेयर कर चुके होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में आप तभी डिस्क्वालीफाई होते हो जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
जिससे के बारे में आपने नहीं पढ़ा हो या फिर जिसके बारे में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और जब आप पहले उन सभी वीक टॉपिक को कवर कर लोगे, उन सभी टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सकता। तो ये स्ट्रेटजी बेटर है, ठीक है। अब दोस्तों प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपका एक शॉर्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हमने सभी वीक टॉपिक भी निकाल लिए भाई, हमें सेक्शन वाइज ये भी पता चल गया कौन कौन से सेक्शन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है, ये भी पता चल गया। अब प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े, डेली हमें मॉक भी लगाना है, वो किस तरीके से लगाए। अब देखें फ्रेंड्स, शुरुआत में ही बताया था डेली आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा, तो एक दिन में आपके पास 6 घंटा है। और मेरे इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में आप चारों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो, एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ो। इससे माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं आ पाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओगे पर सब्जेक्ट को, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, आप हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर कर पाओगे। जैसे कि पहला दिन आपके पास है, 6 घंटा आपके पास है, तो इस 6 घंटे को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि 2 घंटा एक हो गया, 2 घंटा एक हो गया और 2 घंटा एक हो गया, 3 टाइम स्लॉट हो गए हमारे। अब मॉर्निंग के टाइम स्लॉट में आप ऐसा कर सकते हो, आपने जनरल अवेयरनेस उठा दिया कि मैं 2 घंटा जनरल अवेयरनेस को डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा। जनरल अवेयरनेस के वीक टॉपिक की लिस्ट आपके पास है, वीक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से कवर करिए, कॉन्सेप्चुअल देखिए, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़िए। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में ही बताया था, अगर किसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने किसी टॉपिक के रिगार्डिंग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, साथ ही साथ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। बुक्स आपको ऑलरेडी बहुत सारी बता चुका हूं, बेस्ट बुक वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। दूसरा घंटा आपका आता है, तो 2 घंटा डेडिकेशन के साथ आपने जनरल अवेयरनेस को दे दिया, जो कि अपने आप में काफी होगा। दूसरा घंटा बीच में गैप दे दीजिए, 2-3 घंटा आप रेस्ट करिए, 1-1.5 घंटा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उठा लीजिए कि 2 घंटा मैथमेटिक्स को डेडिकेशन के साथ दूंगा। मैथ्स के सभी वीक टॉपिक निकाल लीजिए, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करिए। और मैथ्स के अंदर जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करो तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करके ही तो सीखते हो। तो बेस्ट बुक ऑलरेडी आपको बता रखी है, किरण पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देगी और इसमें लगभग 22 साल पुराने अब तक के एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने वाली। तो साथ साथ आप टॉपिक वाइज वीक टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो 2 घंटा आपने इसको दिया, डेडिकेशन के साथ टॉपिक आपका क्लियर हो गया। जो जो वीक टॉपिक आपका कवर होता रहे उसके ऊपर उसको काटते चलो, उसके ऊपर टिक लगाते चलो कि भाई ये मेरा क्लियर होगा। बहुत ही जल्दी आप 30 डेज से पहले सभी टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। तीसरा टाइम स्लॉट आपका 2 घंटे का बचता है, इसको हमेशा नाइट में रखना, 8 बजे के आसपास रखना, 8 से 10 इस टाइम स्लॉट को रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, रात में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनके सामने हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि यार उनको टायर्ड फील होने लगता है, नींद आने लगती है। तो यार मॉक टेस्ट है तीसरा हमारा, तो मॉक टेस्ट एक चैलेंजिंग टास्क है। जब आप कुछ भी चैलेंजिंग टास्क अपने लिए लेते हो ना, तो यार वो इंटरेस्टिंग भी होता है, जिसकी वजह से आप टायर फील नहीं करोगे, आप अच्छे से इंगेज हो पाओगे, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। इसी वजह से आप ना तो टायर फील करोगे, ना ही आपको नींद वगैरह की शिकायत होगी। तो इसको नाइट वाले स्लॉट में रखिएगा। इसमें आपको डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करना है। मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट कर रहे हो तो 30 डेज के अंदर आप 30 डिफरेंट मॉक टेस्ट के ऊपर काम कर चुके होंगे। 2 घंटे आपके पास है, 1 घंटा मॉक टेस्ट सोल्व करिए, उसके बाद उसको खुद से चेक करिए कि भाई कहां कहां गलतियां हैं, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और जो जो गलतियां आपकी निकली हैं उनको तुरंत सुधारिए। 1 घंटा तो आपने काम किया, मॉक टेस्ट सोल्व किया, अब 1 घंटा और भी तो बचता है, उसमें उसको चेक करिए, जो गलतियां आई हैं उसको तुरंत सुधारिए, उस गलती को नोट करिए,
जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ या फिर जो क्वेश्चन आपने उसमें छोड़ा उसको तभी जाकर देखे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा और मैंने इसमें क्या गलती की है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी आपको निकालना है, वेट नहीं करना। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली, सभी वीक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली, आप डेली एक मॉक टेस्ट भी लगाते चल रहे हो, तो सभी की सभी प्रॉब्लम एक साथ आपकी सोल्व होते जा रही है। तो इससे बेटर स्टडी प्लान और क्या हो सकता है आपके लिए। क्लियर है। अब दूसरा दिन, दो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो गए एक दिन में, साथ ही एक मॉक टेस्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। दूसरे दिन भी आपके पास दो घंटे के 3 टाइम स्लॉट है। पहले घंटे में पहले टाइम स्लॉट में आपने सब्जेक्ट को स्विच कर लिया। पहले दिन जनरल अवेयरनेस था, अगले दिन इंग्लिश ले लीजिए। इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, जो वीक टॉपिक था उसका थ्योरेटिकल बुक से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए और इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करिए। बेस्ट बुक आपको बता ही चुका हूं, अरिहंत का एसपी बक्सिया, इससे बेस्ट बुक कोई और हो ही नहीं सकता। हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे, तो साथ साथ आपका वीक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरे टाइम स्लॉट में आप दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हो, रीजनिंग को ले सकते हो। रीजनिंग में भी आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो यहां पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा मैक्सिमम। अगर आपको लगता है कि यार रीजनिंग सब्जेक्ट मेरा वीक है, इजी है, रीजनिंग मतलब मेरा ठीक ठाक है, रीजनिंग के ऊपर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के ऊपर मुझे कम ही टाइम देने की जरूरत है, तो आप ऐसा कर लीजिए, मैथ्स को यहां पर स्विच मत करिए अगले दिन, ठीक है, मैथ्स को यहीं पर रहने दीजिए। जनरल अवेयरनेस की जगह इंग्लिश आपने स्विच कर लिया और मैथ्स को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि मैथ्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जिस सब्जेक्ट को आपको लगे कि यार इस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो उसको अगले दिन स्विच मत करिए, 4-5 दिन लगातार उसी को चलते रहने दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ यार 4-5 दिन मैंने बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ एक सब्जेक्ट को दे दिया, अब थोड़ा सा रीजनिंग को भी टाइम देना चाहिए, तो बीच में 4-5 दिन लगातार एक सब्जेक्ट और बीच में एक दिन 2-3 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको ही पता है कि यार मैं किस सब्जेक्ट में ठीक ठाक हूं, किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको डेली थर्ड टाइम स्लॉट में तो एक मॉक टेस्ट के ऊपर काम करते हुए चलना ही है। 1 घंटा उसको सोल्व करिए और 1 घंटा उसको चेक करके कमियां दूर करिए, क्या क्या गलतियां हुई हैं, और आपको तभी उस गलती को सुधारना है, तभी आपको अपनी उस गलती से सीखना है, उस गलती को सुधारना है। क्लियर है। और फिर तीसरे दिन ये वाला सेक्शन आ जाएगा, मतलब ऐसे 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 आपका चलता रहेगा। 30 दिन के अंदर आप पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे, क्योंकि आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हो जो कि आपके वीक है, ना कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते रहते हैं, क्योंकि अपनी गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक एग्जाम दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी में पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर बैठ गए, फिर तीसरे एग्जाम में पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर बैठ गए, जबकि ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए, पहले एनालाइज करिए कि भाई मैंने क्या गलती की थी, उस एग्जाम में मैं डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ, कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक रह गए थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाया था। पहले उन्हीं कमियों को सुधारिए, उन्हीं गलतियों से सीखिए, तभी आप अपने किसी एग्जाम को, आने वाले एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आयो, स्ट्रेटजी पसंद आयो, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।